लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना, और उस पर आप लोग को क्वेश्चन दिए थे। क्या था? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए क्या था, कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बाई CII 0102, कॉस्ट इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। समझ में तो आ रहा होगा कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन वाला एसेट का जिसको आप खरीदे हैं, ये कब? जब 1/4/2001 के पहले, कॉस्ट और FMV विच इज हायर इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। नीचे तो मन है कि जिस साल खरीदे थे उस साल का CII ले, लेकिन हमारे पास ओल्डेस्ट CII सिर्फ किसका है? 0102। ये वाला कौन है? बोला ये वो एसेट है जिसको आपने खरीदा है 1/4/2001 या उसके बाद, तभी ना सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं। बोला हाँ, ऊपर तो CII ऑफ द ट्रांसफ़र रहेगा और नीचे क्या रहेगा? CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। दूसरा केस में क्या था? कॉस्ट FMV इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बाई CII 0102, कॉस्ट और FMV इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र बाई CII ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय कंसर्न्ड SSE। क्या है बात? यहाँ पर कॉस्ट और FMV के कब लेते हैं? बोला ये तो वो वाला केस है जो हमारे पास आया 49(1) के तहत। बोला हाँ, कॉस्ट और FMV कब? भैया हमारे पास आ रहा है 1/4/2001 के पहले, तो जो हमको हमारे पूर्वजों ने दान दिया है उनके पास तो 1/4/2001 के पहले आ ही रहा होगा। बोला हाँ, इसलिए कॉस्ट और FMV। ठीक है। CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, मन तो है कि पहले का लेते CII, लेकिन है ही हमारे पास 0102 का, तो 0102 का। ये वाला में मेरे पास एसेट कब आ रहा है? 1/4/2001 या उसके बाद, लेकिन हो सकता है कि मेरे पूर्वजों के पास नहीं। यहाँ पे एसेट कब आ रहा है? 1/4/2001 को या उसके बाद, लेकिन हो सकता है कि मेरे पूर्वजों के पास 1/4/2001 के पहले आया हो। बोला हाँ, इसीलिए कॉस्ट और FMV दोनों का ऑप्शन ले लिए। अगर मेरे पूर्वज के पास भी 1/4/2001 को या उसके बाद आया है तो सिर्फ कॉस्ट, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, और नीचे क्या लिए हैं? CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय द कंसर्न्ड SSE। मॉड्यूल और इनकम टैक्स एक्ट यही कहता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, सॉरी हाई कोर्ट, 2 हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता था तो फिर मॉड्यूल में भी चेंज करना पड़ता है। 2 हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, एक दिल्ली और एक मुंबई, जिसमें कि यहाँ पर CII ओरिजिनल डोनर का लिया, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। फिर आया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसी के साथ हम लोग पढ़े कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोला कि भैया 1/4/01 के पहले का कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भूल जाइए। 1/4/2001 या उसके बाद अगर कोई इम्प्रूवमेंट का खर्च कर रहे हैं तो आपको अलाउ करेंगे। बोले हम करें या प्रीवियस ओनर करें, दोनों अलाउ करेंगे। इंडेक्सेशन का तरीका क्या है? एक्सपेंस इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपेंस, जिस साल एक्सपेंस किया। यही ना था? हाँ सर यही था। 2 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और आप लोगों को कहे थे बना के आने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा। एक राम बलराम था 8 नंबर और एक राम जी का क्वेश्चन था 9 नंबर। चलिए 8 नंबर वाला पहले देखा जाए। नहीं बनाए हैं पॉज कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए, उसके बाद देखिए। जिन लोगों ने बना लिया है वो अपना मिलान करें। SSE का नाम अगर राम लिख दीजिएगा तो आगे चेक नहीं करेगा। SSE का नाम बलराम क्यों लिए हैं? 3 SSE थे यहाँ, राम थे, बलराम थे, वो आदमी जो खरीदा था। ठीक है, राम ने जो बलराम को दिया था वो 49(1) के तहत था, तो राम के हैंड में तो टैक्सेबिलिटी आया नहीं, बलराम के हैंड्स में आया, तो SSE का नाम हो गया बलराम।
बलराम ने बेचा कब था? 22-23 में, तो असेसमेंट रेट क्या हो गया? 23-24। इंडेक्स कॉस्ट तो बाद में करेंगे, पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख में बेचा था, 2% 60 लाख का 1,20,000 उसका एक्सपेंस था ट्रांसफ़र का। नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ गया? 58,80,000। अब ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट और एफएमवी, मतलब ज़रूर जिनसे इस एसेट को बलराम ने पाया है वो व्यक्ति ने इस एसेट को 1/4/2001 के पहले खरीदा हो, नहीं तो ये फॉर्मूला ही नहीं लिखते। देखिए राम भाई कब एक्वायर किए थे? 1/9/1998, 1/4/2001 के पहले। 8 लाख और 12 लाख, कॉस्ट था 8 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू था 12 लाख, 12 लाख उठ गया इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाई बलराम। बलराम भाई के पास ये प्रॉपर्टी कब आया था सबसे पहला बार? राम गिफ्टेड द सेट प्रॉपर्टी टू हिज सन बलराम ऑन 12/10/2014, 14-15। हम लोग मॉड्यूल का फॉलो करेंगे। राम के पास तो आया है 2001 के पहले, बलराम के पास आया 14-15 में, तो हम नीचे CII किसका लिए? 14-15 का, और सॉल्व किए। 12 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 240, बाहर हो गया 16,55,000। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, 4 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट था, 2 राम के द्वारा, 2 बलराम के द्वारा। राम ने जो 2 इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किए थे, एक जो था 1/4/2001 के पहले, उसको भूल गया, वर्किंग नोट में डाल दीजिएगा। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर 1/4/2001 शैल बी इग्नोर्ड। हम नहीं लिखे हैं, गलती है मेरा, लिखना चाहिए हमको। राम के द्वारा 2 खर्च में से 1 खर्च अलाउड, बलराम का दोनों खर्च अलाउड। देखिए फंडा क्या चल रहा है, एक्सपेंस इंटू CII ऑफ देयर ऑफ ट्रांसफ़र, एक्सपेंस इंटू CII ऑफ देयर ऑफ ट्रांसफ़र, एक्सपेंस इंटू CII ऑफ देयर ऑफ ट्रांसफ़र, और डिवाइड क्या चीज़ से कर रहे हैं? जिस साल उस खर्च को किए हैं। राम का खर्च 1/17, बलराम का 254, और बलराम का ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग था 331। बलराम ने जो दूसरा खर्च किया था, देखिए कितना तारीख को किया था? 15/6/2022, जिस साल बेचा था उसी साल। उस साल का भी इंडेक्सेशन करेंगे, बिना इंडेक्सेशन किए नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन हो ही, भले इंप्रूवमेंट करने और बेचने के बीच में गैप हो या ना हो। क्या है हमारा फॉर्मूला? 1,80,000 इंटू 331 ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई ईयर इन विच द एक्सपेंस इज मेड। एक्सपेंस किस साल किया गया है? 22-23 में, इसलिए दोनों 331 हो गया, चल गया बाहर, सब मिलकर के जुटा और वहाँ उतना माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। पॉज करके मिला लीजिए, जिन्होंने बनाया है और उनका गलत है तो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। दो 3 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए आइए समझते हैं। राम एक्वायर किया 6/7/2000, अच्छा 16,20,000। 6/7/2000 1/4/2001 के पहले है, तो 16 का और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर, हायर तुमको दिख रहा है 18,000, 18 लाख, 18 लाख ले लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 331 डिवाइड बाई 100, उसका 2 बार कंस्ट्रक्शन किया है अलग अलग साल में, और दोनों के कॉस्ट को क्या कर दिया? इंडेक्स कर दिया। और ऊपर तो नॉर्मल है, 1,27,00,000 में बेचा था, 2 लाख खर्च था, 1,25,000। कॉपी कर लीजिए। ये खरीदा था 1/4/2001 के पहले, इसलिए 18 लाख, और 16-20 में बड़ा कौन था? 18 लाख उठा लिए। ऊपर तो CII ऑफ द ईयर और ट्रांसफर ही रहेगा। यहाँ क्या है? खरीदे हैं 1/4/2001 के पहले, मन तो है कि जिस साल खरीदें उसका CII ले, लेकिन उस साल का तो CII है नहीं, तो 2001-2 का ले लिए।
और इन दोनों में तो जिस जिस साल खर्च किए हैं उसका CII है वो ले लिए। ठीक है, क्लियर है? पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आज जो पढ़ना है उस पर स्टार्ट किया जाए। अब ये चैप्टर मज़ेदार होते जाएगा। जो हम लोग पहले पढ़े हैं उन सबों का यहाँ पे अब यूज़ होगा, तो रिकैप भी होते रहेगा जो पढ़े हैं। कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कुछ विशेष सर्कमस्टांसेस में 14-15 विशेष सर्कमस्टांस है जिसमें कि हमको पढ़ना है कैपिटल गेन कंप्यूट करने का मेथड। ठीक है, पहला देखिए, कोई एसएससी है मिस्टर राम, यहाँ पे उन्होंने एसेट खरीदा, कैपिटल एसेट परचेज किया, मान लीजिए 2 लाख में। यहाँ पर कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हो गया। कैपिटल एसेट खरीदे, कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने हमको यहां पर क्लेम दिया, ये तीनों अलग अलग साल में। एसेट खरीदे, यहां डिस्ट्रक्शन हुआ, यहां इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दिया। सबसे पहला क्वेश्चन, एसेट का डिस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना, क्या ये ट्रांसफ़र है? यस या नो? आप लोग अपने अपने जगह पर आंसर दीजिए। जिन लोगों ने कहा कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र है वो गलत बोल रहे हैं। जाइए पीछे का क्लास जाकर के फिर से पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। और जिन लोगों ने कहा कि नहीं सर ये ट्रांसफ़र नहीं है, उन लोगों ने सही बोला। कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना, ये एक ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र नहीं है तो कैपिटल गेन होगा या नहीं? यस या नो? जिन लोगों ने यस कहा वो लोगों ने ठीक है, जिन लोगों ने नो कहा जाइए जाके रिकैप कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं आगे पढ़ने से। कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना ये ट्रांसफ़र नहीं है, लेकिन यही एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको इनकम टैक्स कहता है कि तुम ट्रांसफ़र नहीं हो तब भी कैपिटल गेन होगा। यानी कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना ट्रांसफ़र नहीं है लेकिन कैपिटल गेन होगा। ठीक है, चलिए, कैपिटल गेन कौन से साल में होता है? जिस साल में ट्रांसफ़र होता है, पढ़े हैं। लेकिन इसका 4 एक्सेप्शन था, उसमें पहला यही था, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एंड रिसीविंग ऑफ क्लेम। यानी ट्रांसफ़र वाले साल इसमें कैपिटल गेन नहीं होता। बोला अरे ये तो ट्रांसफ़र ही नहीं है, तो ट्रांसफ़र वाले साल का क्या मतलब? हाँ बात तो ठीक ही है। तो भाई किस साल होगा? जिस साल खरीदे थे उस साल डिस्ट्रक्शन, उस साल कैपिटल गेन होगा। जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ था उस साल होगा, कि जिस साल क्लेम मिला था उस साल होगा? तो आंसर है कैपिटल गेन विल अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसएससी रिसीव्स एनी क्लेम। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन, कैपिटल एसेट यहाँ खरीदे, यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ, क्लेम वहाँ मिला, क्या यह ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र है? नहीं सर। क्या कैपिटल गेन होगा? यस सर। डिस्ट्रक्शन वाले साल होगा कैपिटल गेन? नहीं सर। जिस साल क्लेम मिलेगा उस साल कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। तो पहला आंसर, कैपिटल गेन उस साल कंप्यूट करेंगे जिस साल क्लेम मिलेगा। ठीक है भाई, चले अब उस साल कंप्यूट करने। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करना होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? क्या पढ़े हैं? कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने हमको क्लेम दिया, तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? अगर पैसा दिया है तो पैसा, और अगर एसेट दिया है तो जिस दिन हमको एसेट मिल रहा है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। तो कैश या फेयर मार्केट वैल्यू या प्लस करके दोनों होगा। मान लीजिए पैसा भी दे दिया और एक एसेट भी दिया, तो पैसा प्लस एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए पहले कुछ अभी नया नहीं पढ़ रहे हैं, सब पहले पढ़े हुए हैं। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, सब पहले नियम पढ़ लिया। अब कैपिटल गेन में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं।
जो हम लोग अलग अलग नियम पढ़े थे, मसाला कूट करके रखे हुए थे, वो अलग अलग तरह का सब्जी बनाएंगे। कैपिटल एसेट वहाँ कर देते हैं, यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ क्लेम मिला, क्या ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है? नो। कैपिटल गेन होगा? यस। कैपिटल गेन डिस्ट्रक्शन के साल होगा कि जिस साल क्लेम मिलेगा? जिस साल क्लेम मिलेगा। कैपिटल गेन निकालने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बोला? पैसा मिला तो पैसा, और अगर एसेट मिला तो जो एसेट मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है भाई। लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रांसफर है ही नहीं, तो खाली लिखेंगे एक्सपेंस। जो भी खर्च हुआ है इससे क्लेम लेम रिसीव करने में, उसको घटा सकते हैं। अब आया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोला इंडेक्सेशन जो है खरीद वाले साल से लेकर के डिस्ट्रक्शन वाले साल तक करते हैं। क्या नया पढ़े? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला मेरे कैपिटल एसेट के डिस्ट्रक्शन पे, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? तो आंसर है नो। कैपिटल गेन अराइज करेगा? यस। किस साल कैलकुलेट करेंगे? जिस साल क्लेम मिलेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? पैसा है तो पैसा, एसेट है तो फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों है तो दोनों को जोड़ के। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो खरीद वाले साल से लेकर के डिस्ट्रक्शन वाले साल तक। बस दो चीज़ नया पढ़े। किस साल कैलकुलेट करेंगे? तो जिस साल क्लेम का कुछ पैसा मिल जाए। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक। क्लियर है? चलिए आइए जरा नोट्स में। जिसको पहले का मतलब कैपिटल गेन का नियम कानून मालूम है जो हम लोग पढ़े हैं, अब उसके लिए बहुत इंजॉयबल हो जाएगा ये। ठीक है? जिनको नहीं मालूम है कृपया करके आगे मत देखिए, बंद कीजिए, जाइए पीछे का रिकैप कीजिए और तब वापस आइए। ठीक है? आइए। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस है 14-15 केस। ठीक है ना? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। सिचुएशन क्या है? कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी से हमको क्लेम मिल रहा है। क्लेम इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट received from insurance company on destruction of capital asset is a taxable receipt in the previous year in which asset or cash is received. Underline कीजिए, taxable previous year in which asset or cash is received. डिस्ट्रक्शन वाले साल टैक्सेबल कि जिस साल क्लेम मिलेगा। बोला सर जिस साल क्लेम मिलेगा उस साल टैक्सेबल। ठीक है? आगे आइए। Consideration price is the money and or FMV of the asset on the date of receipt. बोला कंसिडरेशन प्राइस क्या है? जो पहले ही पढ़े थे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? बोला पैसा मिला तो पैसा, और अगर एसेट मिला तो एसेट का FMV ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन की जिस दिन रिसीविंग हुआ, ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग। इंडेक्सेशन इज डन अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन बट कैपिटल गेन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ रिसीट। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेशन इज डन अप टू द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कैपिटल गेन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ रिसीट। कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे जिस साल क्लेम मिला, लेकिन इंडेक्सेशन करेंगे खरीदने वाले साल से लेकर के डिस्ट्रक्शन वाले साल। आइए जरा क्वेश्चन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10। राहुल ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज बाय हिम ऑन 1/5/1979 फॉर 3 लाख। आगे अभी छोड़ दीजिए, इसे चलिए। राहुल भाई ने मकान खरीदा था 1/5/1979। अच्छा, ये तो 1/4/2001 के पहले हुआ। 1/4/2001 के पहले जो मकान खरीदते हैं या कुछ भी एसेट खरीदते हैं, उस एसेट के साथ क्या नियम है? बोला सर वही नियम है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? जो कॉस्ट है और FMV विचेवर इज हायर, यहाँ पे भी लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन में इन्हें कहेगा कि अरे वो वाला नियम लगाओ, FMV वाला। क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है? जब कोई मरीज इलाज के लिए जाता है डॉक्टर के पास, तो वो अपनी तकलीफ बताता है कि अरे डॉक्टर साहब यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है, जहाँ उंगली रख रहे हैं वहाँ दर्द है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? तुम्हारा उंगली में प्रॉब्लम है, उंगली कट गया। वैसे ही आपको जैसे ही क्वेश्चन मिला, राहुल ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज बाय हिम ऑन 1/5/1979 फॉर 3 लाख।
एस एस सी आके बोलेगा सर हम एक प्रॉपर्टी खरीदे थे 1/5/1979 को 3 लाख में, तुम बोलोगे बस रुक जाओ सोचने दो। आंसर तो है बहुत आसान सा कि अच्छा इस बंदे ने खरीदा है 1/5/1979 में 1/4/2001 के पहले, तो इसका कॉस्ट जो है वो 3 ही लाख नहीं रहेगा, FMV हो जाएगा। लेकिन दिखाएंगे उसको कि अरे कितना बड़ा प्रॉब्लम लेके आए हो, जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा कंसल्टेशन फ़ी। तुमसे पूछा और तुम बोल दिया अरे 1/5/1979 3 लाख और FMV विच इज़ हायर, तो तुम्हारे क्लाइंट को लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था लगता है, लेकिन तुम तो तेज आदमी थे इसलिए जल्दी बोल दिए, लीजिए आपका फीसें कम देगा। ठीक है, तो सोच के चिंतित होकर के आंसर दीजिएगा, तब ना लगेगा कि भारी प्रॉब्लम है। चलिए गलत बात, आंसर जो सही है तुरंत बता दीजिएगा। राहुल ने 1/5/1979 को खरीदा 3 लाख में। इस एक लाइन से क्या क्या निकल के आएगा? खरीद का साल 1/4/2001 के पहले है, तो राहुल भाई के लिए इनका खरीद का दाम क्या हो जाएगा? कॉस्ट और FMV विच इज हायर। चलिए, द सेट प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर ऑन 3/4/2022। मकान में आग लग गया 3/4/2022। कौन से प्रीवियस ईयर में आग लगा? 3/4/22। यानी अगर कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो कैपिटल गेन में जब हम इनके कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे तो कौन से साल तक करेंगे? जिस साल तक क्लेम मिलेगा कि जिस साल डिस्ट्रक्शन होगा। अभी क्या पढ़े थे? खरीदे यहाँ पर, ये डेट डिसाइड करेगा कि कॉस्ट और FMV। डिस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पर, डिस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रक्शन के केस में हम इंडेक्सेशन क्लेम वाले साल तक करते हैं कि डिस्ट्रक्शन वाले साल तक करते हैं? बोला डिस्ट्रक्शन वाले साल तक। इस क्वेश्चन में देखिए कब डिस्ट्रॉय हुआ? 3/4/22, 22-23 में, यानी इंडेक्सेशन कहाँ तक होगा? 22-23 तक ही। एंड राहुल रिसीव्ड अ सम ऑफ 53 lakhs फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से भाई साहब को कितना रुपया मिल गया? 53 lakhs। द मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 वॉज 16 लाख। इसका क्या जरूरत है? बोले कि ये प्रॉपर्टी हम लोग खरीदे कब थे 1/5/1979, 1/4/2001 के पहले, तो इसका कॉस्ट 3 लाख और इसका फेयर मार्केट वैल्यू 16 लाख। दोनों में बड़ा कौन है? 16 लाख। तो किसको उठाइएगा? बोला ऑफकोर्स 16 लाख को। इस 16 लाख को कब तक के लिए इंडेक्स कीजिएगा? जिस साल पैसा मिलेगा कि जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय होगा? बोला एसेट डिस्ट्रॉय होगा। एसेट डिस्ट्रॉय कब हो रहा है? 3/4/22, यानी ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है? 22-23। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। लिख लीजिए CII 22-23 331 बनाइए, हम भी बनाते हैं। बनाइए, पॉज कर दीजिए वीडियो।
पॉज करके बना लिए। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ राहुल, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना रुपया मिल रहा था? 53 लैक्स। 53 लैक्स हो गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट और एफएमवी। क्यों? क्योंकि राहुल भाई ने इस एसेट को कब खरीदा था? 1/4/2001 से पहले। आप 1/4/2001 के पहले एसेट खरीदे हैं, आपके पास हमेशा ही ऑप्शन रहेगा कॉस्ट और एफएमवी। कॉस्ट कितना था? 3 लाख, और एफएमवी कितना था? 16 लाख, तो ऑफकोर्स 16 लाख उठाएगा। कॉस्ट ऑफ एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर मत लिख दीजिएगा क्योंकि ट्रांसफर है नहीं। अब देखिए, ये छोटा सा बारीक सा बात है, आप लिख दिए CII ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर। खराब चेक करने वाला वो ना काट देगा, बोले ये तो ट्रांसफर था ही नहीं, तो डिस्ट्रक्शन था, इसलिए क्या लिखिएगा? CII ऑफ द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। हम ऐसा लिख के ही क्यों आए कि उसके मर्जी में रहे कि वो मार्क्स दे या ना दे। ऐसा लिख के आइए कि वो मार्क्स देने के लिए मजबूर रहे, ठीक है? बाद में आप इंस्टीट्यूट पे चिल्लाते हैं कि फेल कर दिया, फेल कर दिया। अरे गलत लिख के आइएगा तब ना फेल करेगा। वही इंस्टीट्यूट जब पास कर देगा तो क्या आपके नाम से उसको प्यार है जो आपको पास कर देगा? आपका पास और फेल सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के मेहनत और किस्मत पर है। इंस्टीट्यूट को गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही इंस्टीट्यूट का जब आप पास किया और सर्टिफिकेट लेके जाइएगा तो नौकरी मिलेगा, आपका जीवन बनेगा, परिवार बनेगा। तो जब पास नहीं किया तो उसमें गाली दे रहे हैं। नहीं पास करने लायक थे इसीलिए नहीं पास किया, सिंपल सा लॉजिक। आपके मेहनत में कुछ कमी था, या अगर मेहनत में कमी नहीं था तो जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए थे उस दिन का आपके परफॉर्मेंस में कमी था। क्लियर है? चलिए, कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन डिवाइड बाई CII 2001-2। क्यों 1-2? खरीदे तो थे हम इसको 79-80 में। बोला भैया 79-80 का CII है नहीं ना, जो सबसे पुराना CII है वो तो 2001-2 ही का है ना, इसीलिए 1-2 उठा बना ली। अब देखिए, कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं सारा चीज़। ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है नहीं, कैपिटल गेन होगा हाँ, किस साल होगा? जिस साल पैसा मिलेगा। इंडेक्सेशन लेकिन कहाँ तक करोगे? बोला जिस साल मकान सामान बर्बाद होगा। यहाँ चांस का बात था कि सामान का बर्बाद होना, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना, दोनों एक ही साल में था। अगर ये 2 अलग अलग साल में होता तो बोला इंतजार करते उस साल का जिस साल पैसा मिलेगा, कैपिटल गेन कंप्यूट होता। लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ तक करते? बोला भाई इंडेक्सेशन तो वहीं तक करते जहाँ तक डिस्ट्रक्शन हुआ है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, पार्ट बी। What shall be the capital gain if the asset was destroyed by fire on 3/3/2022? 3/3/2022 कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? 21-22 में। नोट कीजिए CII 21-22 का नोट कीजिए। CII 317। बताइए तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हुआ एसेट 2021-22 में, कॉम्पनसेशन मिला 22-23 में। 21-22 में कंप्यूट कीजिएगा कि 22-23 के लिए कंप्यूट कीजिएगा? बोला सर 22-23 के लिए कंप्यूट करेंगे। तो जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ऐसे ही रहेगा ऊपर 22-23 23-24। 22-23 में पैसा मिला, 23-24 में कंप्यूट करेंगे। 53 लाख तो रहेगा यहाँ। CII ऑफ द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बार 22-23 नहीं हो करके क्या हो जाएगा बताइए? इसी क्वेश्चन का पार्ट बी अगर देखें, तो यहाँ 22-23 होगा। CII कौन से साल तक का करते हैं? जिस साल तक का डिस्ट्रक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 21-22 जो कि 331 नहीं है, क्या है? क्या लिखवाएं आप लोग को? 317। ये अमाउंट कुछ घट जाएगा, ये अमाउंट कुछ बढ़ जाएगा। देखिए क्या होगा। $16 लाख इंटू 317 डिवाइड बाई 100, 50,72,000 माइनस
देखिए आया, है ना। यहाँ एसेट खरीदे, यहाँ एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ हमको क्लेम मिला। क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र है? तो आंसर है नहीं, ट्रांसफ़र तो नहीं है। कैपिटल गेन होगा? बोला हाँ। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए एफवीसी क्या होगा? बोला कि अगर पैसा मिला तो पैसा, और एसेट मिला तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू। किस साल ये कंप्यूट करेंगे? जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ है कि जिस साल क्लेम मिला है? बोला जिस साल क्लेम मिला है। ठीक। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला खरीदने वाले साल से लेकर डिस्ट्रक्शन वाले साल तक, यहाँ तक के लिए नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो क्यों यहीं तक का कर रहे हैं? यहाँ के बाद तो कैपिटल एसेट मर ना गया बेचारा, तो जब मर गया तो अब उसका आगे का कहाँ इंडेक्सेशन करोगे? खैर, उस फंडा पे जाने का जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है डिस्ट्रक्शन किस साल तक करेंगे? जिस साल कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ। क्लियर? अब एक चीज़ समझिए, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, हमको इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं दिया, तो बोला कि जो लॉस है वो डेड लॉस है, उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी हमको कुछ दिया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि भैया ये तो लॉस हो गया चलो सेट ऑफ कर लेते हैं। बोला नहीं, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया, ये ट्रांजैक्शन पर ट्रांसफ़र नहीं ट्रीट करते हैं, लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, और कैपिटल गेन कंप्यूट करके जो टैक्स वैक्स लगता है लगा दिए। लेकिन अगर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से हमको कोई क्लेम नहीं मिला, ये लॉस एक डेड लॉस है, इसको आप कहीं किसी से राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आइए जरा इसको पढ़ लिया जाए। देखिए क्या दिया, इफ एसेट इज डिस्ट्रॉयड and there is no insurance or insurance compensation is not received, the cost of the asset shall be treated as dead loss. Underline कर लिए, cost of the asset shall be treated as dead loss. डेड लॉस हो जाएगा। चलिए ये तो समझ लिए भैया, कैपिटल एसेट यहाँ खरीदे, यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ हमको क्लेम मिला, क्लेम वाले साल कैपिटल गेन होगा, लेकिन कहाँ तक करेंगे इंडेक्सेशन? बोला कि जिस साल तक हम डिस्ट्रक्शन हुआ। दूसरा केस, यहाँ पर हम कैपिटल एसेट परचेज किए। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिए स्टॉक इन ट्रेड। क्या हुआ? यहाँ पर कैपिटल एसेट परचेज किए थे, यहाँ पर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर दिए स्टॉक इन ट्रेड। क्या कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होना ट्रांसफ़र है? यस या नो? जो लोग यस बोल रहे हैं वो लोग सही बोल रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ये ट्रांसफ़र है। जो लोग नो बोल रहे हैं आप लोग गलत कर रहे हैं, आगे मत बढ़िए, जाइए जाके पीछे रिकैप कीजिए। कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन ये ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र है तो कैपिटल गेन होगा। बोला कब होगा कैपिटल गेन? ट्रांसफ़र वाले साल, कन्वर्जन वाले साल? बोला नहीं, कैपिटल गेन तब अराइज करता है जब ट्रांसफ़र होता है। इसका 4 एक्सेप्शन था। पहला एक्सेप्शन क्या था? यहाँ खरीदे, यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ क्लेम मिला, तो यहाँ पर कंप्यूट हुआ। उसी में दूसरा था कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन। यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ तो ट्रांसफ़र तो यहाँ पर हुआ, लेकिन कैपिटल गेन यहाँ कंप्यूट नहीं होएगा। कहाँ कंप्यूट होगा? जब हम इस स्टॉक इन ट्रेड को सेल ऑफ करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे। ध्यान से चलते हैं, यहाँ पर कैपिटल एसेट खरीदे, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। क्या ये ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्जन ट्रांसफ़र है? यस। कैपिटल गेन होगा? यस। किस साल कंप्यूट करेंगे? जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को हम बेचेंगे। बोला तब तक के लिए हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन को
विथ हेल्ड कर देंगे, रोक देंगे। यानी जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तो दो मुनाफा होगा, एक तो स्टॉक इन ट्रेड के बेचने पर होने वाला मुनाफा, और दूसरा जो यहाँ पर कन्वर्जन हुआ था कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड, जो ट्रांसफ़र था, उसके कंप्यूटेशन को यहाँ करेंगे। आराम से चलते हैं, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। कैपिटल एसेट खरीदे, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए, क्या ये ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफ़र कहलाएगा? तो आंसर है यस, कहलाएगा। कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन ट्रांसफ़र है, बोला ठीक है। कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे? बोला जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। वहाँ पर तो दो मुनाफा होगा, एक स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे तो बिजनेस में जो इनकम होगा वो, और दूसरा जिस कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन को हम लोग रोके हुए थे। चलिए, यानी कंप्यूटेशन होगा इस साल। सबसे पहला बात तो आएगा कि भैया एफवीसी क्या लोगे? याद कीजिए, पहले पढ़े हैं। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। पढ़े हैं ना हम लोग पहले कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। जिनको याद नहीं है जाइए जाकर रिकैप कीजिए। कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन, सबसे पहला चीज़, क्या ये ट्रांसफ़र है? हाँ। कैपिटल गेन होगा? हाँ। कब? जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। ठीक, जब बेचेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? पहले पढ़ रखें। जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? बोला कन्वर्जन वाले दिन का उसका फेयर मार्केट वैल्यू। लिख दिए यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू। बोला इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे? दिमाग लगाओ तो। कैपिटल एसेट कब आया? यहाँ। कब ख़त्म हो गया? यहाँ। बोला यहाँ से लेके यहाँ तक। बोले सर ये तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एसेट खरीदे, यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ पर हमको क्लेम मिला, कंप्यूट किए यहाँ पर, लेकिन इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक किए थे? यहाँ से यहाँ तक। बोले सही बोले, दोनों में नियम सेम है। अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेन तो होगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र है, लेकिन किस साल होगा? बोला जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को फिर बेचेंगे। यहाँ पर दो गेन होगा, एक स्टॉक इन ट्रेड बेचने पे, और दूसरा कैपिटल एसेट को जो हम कन्वर्ट किए थे स्टॉक इन ट्रेड, जिसको हम लोग ट्रांसफर माने थे यहाँ तक, और जिसके कंप्यूटेशन को हम लोग रोके हुए थे, उसको यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए एफवीसी क्या लेंगे? फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लेंगे? बोला फेयर मार्केट वैल्यू कन्वर्जन वाले दिन का। बोला ठीक है। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो खरीदने वाले साल से कन्वर्जन वाले साल तक। अब जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ जो स्टॉक इन ट्रेड बिका उसका खरीद मूल्य कितना? हम खरीदे तो थे नहीं इसको, हम तो इसको कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किए थे। बोला जिस फेयर मार्केट वैल्यू से इस पर टैक्स लगता है वही फेयर मार्केट वैल्यू इस स्टॉक इन ट्रेड का क्या हो जाएगा? खरीद मूल्य। चलो ऐसे चलते हैं। ये हम पेन खरीदे थे पर्सनल यूज़ के लिए, नहीं कैपिटल एसेट का बना करके सजा के रखे हुए थे। ये देखिए, ये वो पेन है जिसे हिटलर साइन किया था, खरीद के रख लिया, यहाँ खरीदे। यहाँ पर हम स्टेशनरी का दुकान खोले, उसमें इस पेन को स्टॉक बना दिया। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बहुत महंगा पेन है, बहुत महंगा पेन बेचेंगे। इस पेन का यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू हमको कैपिटल गेन कंप्यूट करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ इस पेन का यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू हमारे इस स्टॉक इन ट्रेड, यानी इसी स्टॉक इन ट्रेड का क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? तो चलते हैं। कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन, क्या ये ट्रांसफ़र है? हाँ है। कैपिटल गेन होगा? होगा। किस साल? बोला जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे। तो उस साल तक हम अपने कैलकुलेशन को रोके रहेंगे? बोला हाँ रोके रहोगे। चलो ठीक है भाई, स्टॉक इन ट्रेड को बेचे, उस साल स्टॉक इन ट्रेड पे तो जो नफ़ा नुकसान होगा बीजीबीपी में जाएगा। कैपिटल गेन में बताओ क्या होगा? बोले क्या होगा? कैपिटल गेन निकालने का जो तरीका है निकालो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? कन्वर्जन वाले दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक? उस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक। स्टॉक का खरीद मूल्य कितना? बोले अरे बुड़बक, जितना पे तुमको टैक्स लगा है वही तुम्हारे आगे के स्टॉक का क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आइए जरा नोट्स में। ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, when capital asset is converted into stock in trade,
capital gain does not arise in the year of conversion. Does not arise in the year of conversion. It arises in the previous year when stock in trade is transferred. कैपिटल एसेट को हमने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड, क्या कैपिटल गेन इसी साल अराइज कर जाएगा? बोला नहीं। कब अराइज करेगा? बोला अराइज करेगा जिस साल इस स्टॉक इन ट्रेड को आप बेचिएगा। ठीक है भैया। फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। FVC FMV है, डेट ऑफ क्या चीज का? कन्वर्जन का। ये जो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं कि FVC FMV होगा डेट ऑफ कन्वर्जन का, ये आज पढ़ाएं कि पहले पढ़ चुके हैं? बोले पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ट्रांजेक्शन पे कैपिटल गेन होगा कि नहीं? बोला ट्रांसफर है, पहले ही पढ़ चुके हैं। नया क्या पढ़ें? बोला कि इसका कैपिटल गेन कन्वर्जन वाले साल होगा। बोला नहीं, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। कब होगा ये नहीं पढ़े थे, लेकिन कब नहीं होगा ये पढ़े थे। 3 चीज़ इसमें हम लोग पहले जान रहे थे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांसफर है। कैपिटल गेन कब अराइज करेगा? बोला ट्रांसफर वाले साल नहीं, किसी और साल। सेकंड और थर्ड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बोला कन्वर्जन वाले दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। ये तीनों तो पहले ही जान रहे हैं, आज खाली नया क्या जाने। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? खरीद वाले साल से कन्वर्जन वाले साल तक। और कैपिटल गेन कब कंप्यूट करेंगे? जिस साल स्टॉक इन ट्रेड को क्या कर रहे होंगे? बेच रहे होंगे। आइए जरा, इंडेक्सेशन इज डन टिल द ईयर ऑफ कन्वर्सन, यही आज पढ़े। इंडेक्सेशन कहाँ तक करेंगे? जब तक कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा बात है। हम जब खरीदे थे कैपिटल एसेट के रूप में, बीच में कन्वर्ट कर दिया उसको स्टॉक इन ट्रेड, तो जब स्टॉक इन ट्रेड में हो गया तो कैपिटल एसेट के रूप में रहा कहाँ? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो उसके आगे है ही नहीं ना। आगे चलिए, द सेल प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। सेल प्राइस जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे माइनस मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू यही फेयर मार्केट वैल्यू है, ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। कैपिटल एसेट को जब वहाँ स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेच रहे हैं तो 2 गेन हो रहा है। एक बिजनेस का गेन स्टॉक इन ट्रेड बेचने के चलते, और दूसरा कैपिटल एसेट बेचने के चलते हैं। बोला ना, कैपिटल गेन जो हो रहा है वो कैपिटल एसेट के स्टॉक इन ट्रेड के कन्वर्ट करने के चलते, जो कि हुआ था पहले लेकिन हम रोक के रखे हुए थे इस साल के लिए। क्लियर है? क्लियर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में ये राम जी ने इन्वेस्ट किया 1.5 लाख ऑन द परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 4/1/2005। राम इन्वेस्टेड 1.5 लाख ऑन द परचेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 4/1/2005। सबसे पहले एसएससी का नाम है राम, खरीद रहा है गोल्ड, कितना तारीख को? 4/1/2005 को। 2-3 क्वेश्चन। गोल्ड कैपिटल एसेट है, ये तो पर्सनल इफेक्ट है। बोला पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं होता, लेकिन एक ग्रुप है जिसमें कि ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल इफेक्ट होने के बावजूद कैपिटल एसेट कहलाते हैं। यानी ये गोल्ड कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है। कब खरीद रहे हैं? 4/1/2005, यानी 1/4/2001 को या उसके बाद। तो क्या हमारे पास इस गोल्ड का कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर वाला ऑप्शन है? बोला नहीं सर, चूँकि खरीद का साल 1/4/2001 या उसके बाद है, इसके लिए जब भी इसको कुछ कैपिटल गेन में कंप्यूट करना होगा ये 1.5 लाख ही होगा। ठीक है भैया, चलो। ही होल्ड्स द गोल्ड ऑर्नामेंट एज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट बना के रखे हुए। ऑन 12/1/2016 ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ डीलिंग इन ज्वेलरी एंड कन्वर्ट्स हिज होल्डिंग इनटू स्टॉक इनटू ट्रेड। यानी कन्वर्जन डेट क्या है? कन्वर्जन डेट है 12/1/16, ये ना कन्वर्जन डेट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वॉज 4 लाख। यहाँ पर FMV
गोल्ड का कितना था, 4 लाख। बताइए ये 4 लाख मेरा क्या है, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख था। यही ना मेरे कैपिटल गेन में एफवीसी हो जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू हमारे इस कैपिटल एसेट का फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाता है। हाँ सर हो तो जाता है। आगे चलिए, क्या 2016 में 15-16 में इनका कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा, बोला ना। कन्वर्जन जब करते हैं कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल गेन अराइज करता है जब उस स्टॉक इन ट्रेड को बेचते हैं। आगे चलिए, राम क्रेडिट्स हिज कैपिटल अकाउंट बाई 4 लाख एंड डेबिट हिज स्टॉक अकाउंट बाई 4 लाख। इसमें तो कुछ है नहीं। द गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर नाउ रिफ्लेक्टेड इन द बिजनेस ऑफ राम एज स्टॉक इन ट्रेड। These gold ornaments were sold in the previous year 22-23 for a sum of 5 लाख। ये जब 5 लाख में बिक रहा है तो ये कैपिटल एसेट के रूप में बिक रहा है कि स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बिक रहा है, हमको खाली पहले ये बताइए। बोला सर हो सर ये स्टॉक इन ट्रेड के नाम में बिक रहा है, कैपिटल एसेट तो है ही नहीं, क्योंकि 12/1/2016 को हमने इस कैपिटल एसेट को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिया था, स्टॉक इन ट्रेड में। तो ज़रा इसका पिक्चोरियल अगर ये बनाया जाए, गोल्ड परचेज कब किए थे राम जी, 4/1/2005। ₹1.5 लाख में 2005 में गोल्ड कर देते। बारह 1/2016 को इन्होंने गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड। एफएमवी यहाँ पर था 4 लाख। तो 2022-23 को ये गोल्ड बेच दिया गया 5 लाख में। यही ना है पूरा क्वेश्चन को अगर टाइम लाइन पे बनाए। अब देखिए यहाँ पर ये गोल्ड जो था कैपिटल एसेट था 1.5 लाख का, गोल्ड का कन्वर्जन हो गया स्टॉक इन ट्रेड। क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र है, तो हाँ ट्रांसफ़र है, यस। कैपिटल गेन अराइज करेगा, यस। ट्रांसफ़र वाले साल, बोला नो। 4 कंडीशन में कैपिटल गेन ट्रांसफ़र वाले साल नहीं होता, उसमें ये सेकंड कंडीशन है। कब अराइज होगा, बोला कैपिटल गेन अराइज इन 2022-23 व्हेन स्टॉक इज ट्रेड इज सोल्ड। ट्रांसफ़र कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र है, यस। कैपिटल गेन होगा, यस। यहीं, बोला नहीं, आगे कब, बोला जब बेचोगे, ठीक। यहाँ पर कैपिटल गेन में और पीजीबीपी में दोनों में मुनाफा होगा, होगा ना। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म, देखो कि इसका पीरियड कितना है, 5-16, बहुत लंबा है, लॉन्ग टर्म। एफवीसी बताओ, एफवीसी क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा,
जब हम किसी कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो कन्वर्जन के दिन का फेयर मार्केट वैल्यू यही हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है। तो एफवीसी क्या हो जाएगा बताओ? 4 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। खरीद मूल्य क्या था? कॉस्ट इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। क्यों? क्योंकि राम खुद ही परचेज कर रहा था। कब परचेज कर रहा था? 1/4/2001 को या उसके बाद? तो कॉस्ट और FMV वाला तो है नहीं, तो कॉस्ट होगा खाली, तो कॉस्ट हो गया 1.5 लाख। ऊपर में हमेशा क्या रहता है? CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। किस साल ट्रांसफर हो रहा है? बोला सर ट्रांसफर तो हो रहा है 15-16 में, 15-16 में। अब परचेज किस साल किए थे? 4-5। क्या है CII देख लिया जाए, नोट कीजिए। CII 15-16, CII 15-16 नोट कीजिए 254, और CII 4-5 113। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, डेढ़ लाख इंटू 15-16 का कितना है? 254 और 113 कितना आता है देखो निकाल के। $3,37,168। देखो क्या हो रहा है। कैपिटल एसेट खरीदे थे 2004-5 में, 2015-16 में कन्वर्ट कर दिया इसको स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल गेन यहाँ राइज करेगा? नहीं। क्या ये कन्वर्जन ट्रांसफर है? यस। कैपिटल गेन कब होगा? जब इस स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे। जब स्टॉक इन ट्रेड को बेचेंगे ना तो 2 गेन होगा, एक कैपिटल गेन जो कि पहले के ट्रांजेक्शन के चलते हो रहा है, और एक PGBP में गेन जो कि नया ट्रांजेक्शन के चलते हो रहा है। पुराने ट्रांजेक्शन में FVC क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बोले अरे जो FMV था ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, कितना था डेट ऑफ कन्वर्जन? 4 लाख। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? शुरू से लेकर के यहाँ के साल? बोला यहाँ तक जिंदा है कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट तो यहीं तक जिंदा है ना, तो वहाँ का 113 आज के लिए 254 हो गया है, तो वहाँ का 1.5 लाख कितना होगा? निकाल लिए थे, इतना आया। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 62,832। अब PGBP में देखो क्या होगा, कितना में बेच रहा है? 5 लाख में। और जो बेच रहा है उसका खरीद मूल्य उसके लिए क्या हो जाएगा? जिस वैल्यू पर हम कैपिटल गेन में टैक्स लगाते हैं वही मेरे स्टॉक इन ट्रेड का खरीद दाम हो जाता है। यानी 5 लाख में से कितना घट जाएगा? 4 लाख। PGBP में इनकम कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, प्रेजेंटेशन दे करके सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्या नियम पढ़े हम लोग? यहां पर कैपिटल एसेट खरीदे, यहां पर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर है? यस या नो?
नो। कैपिटल गेन होगा, हो सकता है, कब? यहाँ पर क्लेम मिल गया, खरीदे वहाँ, यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ, यहाँ क्लेम मिला। कैपिटल गेन कब होगा? बोला क्लेम मिलने वाले साल। एफवीसी क्या लेंगे? बोला जितना क्लेम मिला, पैसा मिला तो पैसा, एसेट मिला तो एसेट, दोनों मिला तो पैसा और एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला परचेज वाले साल से लेकर के इंडेक्सेशन करेंगे डिस्ट्रक्शन वाले साल तक। ठीक। बोला परचेज किए थे, डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ पैसा ही नहीं मिला। बोला भूल जाओ। दूसरा केस, यहाँ परचेज किए, यहाँ कन्वर्ट कर दिए, कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया क्या चीज में? स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन, क्या ये ट्रांसफर है? यस। कैपिटल गेन होगा? यस। किस साल होगा? बोला जिस साल स्टॉक इन ट्रेड में बेचेंगे। राजीव हाल है, राजीव का हाल है। एफवीसी कितना होगा? बोला कि जिस दिन हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किए थे, यहाँ का फेयर मार्केट वैल्यू कैपिटल गेन के लिए एफवीसी हो जाएगा और पीजीवीपी के लिए कॉस्ट। जिस मूल्य पर आपको कैपिटल गेन में टैक्स लगा रहा है 4 लाख, यही आपके स्टॉक का क्या हो जाएगा? दाम हो जाएगा। क्या बढ़िया सिस्टम बनाया, जो भी बनाया। तुम पर टैक्स लगा है 4 लाख का इस पेन को लेकर के, तो इस पेन का खरीद मूल्य तुम्हारे लिए कितना हो गया भैया? बोला तुम्हारे लिए हो जाएगा 4 लाख। अगर हम ही एक आदमी हैं, इसी पेन के लिए हम पर टैक्स लगाया कितना का? 4 लाख। हम क्या इसको खरीद रहे थे? नहीं, मेरे पास पहले से था, इसको कन्वर्ट कर रहे थे। कन्वर्ट कर दिया क्या चीज़? स्टॉक इन ट्रेड में। तो अब ये पेन मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है 4 लाख का। इस 4 लाख पर हमको कैपिटल गेन में टैक्स लगा है, तो जब हम स्टॉक को बेचेंगे तो इसका खरीद मूल्य कितना माना जाएगा? 4 लाख। बहुत बढ़िया सिस्टम, जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया सिस्टम। यहाँ खरीदे, यहाँ कन्वर्ट हुआ, कैपिटल गेन कब होगा? बोला जिस साल स्टॉक इन ट्रेड में बेचेंगे। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बढ़िया। इसी तरह का हूबहू एग्जैक्टली एकदम मैच करता हुआ, अब देखो यहाँ पर एक कैपिटल एसेट हमने परचेज किया, यहाँ पर वो कैपिटल एसेट कंपल्सरली एक्वायर्ड हो गया बाय कोई जग्गू दादा नहीं, बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर क्लेम मिला, हम कह रहे हैं कि ये एकदम ऊपर जैसा दोनों का जैसा है। तो चलते हैं, हमने एसेट परचेज किया, यहाँ पर कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। पहला क्वेश्चन, क्या कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट ट्रांसफर है? यस या नो? जो लोग यस बोल रहे हैं थम्स अप, जो लोग नो बोल रहे हैं थम्स डाउन। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर है, तो कैपिटल गेन अराइज करेगा? बोला एकदम अराइज करेगा। कब अराइज करेगा? बोला जिस साल क्लेम मिलेगा। क्लेम तय हुआ था 10 करोड़, 1 रुपया मिल गया, पूरा 10 करोड़ के नाम पर यहां पर कंप्यूटेशन कर दो। हम क्लेम मिलने तक का इंतजार करते हैं, क्लेम मिलने तक का इंतजार करते हैं। कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया बाय द गवर्नमेंट, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? तो आंसर है यस। कैपिटल गेन होगा? बोला यस। कैपिटल गेन तो ट्रांसफर वाले साल होता है? बोला यस। लेकिन 4 एक्सेप्शन था ना, तीसरा एक्सेप्शन ये पीछे पढ़े हैं हम लोग कि कैपिटल गेन अराइज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, देयर आर 4 एक्सेप्शन टू दिस। पहला कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन, दूसरा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा कंपलसरी एक्विजिशन। देखिए यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ लेकिन कैपिटल गेन यहाँ हुआ, यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, ट्रांसफर यहाँ माना गया लेकिन यहाँ हुआ कंप्यूटेशन, यहाँ भी ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, कैपिटल गेन कब हो रहा है? क्लेम मिलने तक।
ध्यान दीजिए, हमने कैपिटल एसेट खरीदा, हमारा कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। इस कंपलसरी एक्विजिशन पर हमको क्लेम मिला, यहाँ पर कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? बोला होगा। किस साल तक रोके रहेंगे कंपटीशन? बोला क्लेम मिलने साल तक। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? आपके पास एसेट वहाँ से लेकर यहाँ तक है कि यहीं तक है? यहीं तक। इस केस में एसेट कहाँ तक जिंदा था? यहाँ तक। इस केस में एसेट कहाँ तक जिंदा था? जिंदा तो बच्चा यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर वो कैपिटल एसेट से रूप बदल के क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड। तो इस केस में भी इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? परचेज वाले साल से लेकर के कंपलसरी एक्विजिशन तक। बोले सर इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बोले जितना गवर्नमेंट तय करेगा, जो कंपनसेशन तय करेगा वो तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? वहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है वही समझिए। क्लेम जितना बना है उसका 1 रुपया भी मिलेगा तो पूरे रुपया पर कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा, ये जो कैपिटल एसेट कंपल्सरली एक्वायर हो रहा है ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड छोड़ करके कोई भी दूसरा कैपिटल एसेट। बोला सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड? रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, यहाँ आओगे कहाँ? हम कह रहे हैं कि कैपिटल एसेट का कंपल्सरी इक्वेशन। बोला सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का हो जाएगा तो? बोला होगा तो पढ़ेंगे आगे क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाता है तो पढ़ना क्या है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किसी कैपिटल एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, क्या ये ट्रांसफर है? यस। ट्रांसफर वाले साल कैपिटल गेन होगा? नो। कब होगा कैपिटल गेन? बोला जिस साल क्लेम का पैसा मिलेगा। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? बोला इस पॉइंट से लेकर के जिस दिन तक वो एक्वायर नहीं होता है। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो एक्विजिशन हो रहा है वो मेरे मन मर्जी से हो रहा है कि सरकार के ज़बरदस्ती से हो रहा है? बोला ज़बरदस्ती से। तो चांसेस आर कि जो क्लेम वो फिक्स करेगा वो हमको पसंद नहीं आएगा, हम उस पर केस करेंगे कि भैया मेरा क्लेम बढ़ाओ। केस चला, डिसीजन आया क्लेम बढ़ा दो, तो जो पैसा मिलेगा उसको कहेंगे कैसा क्लेम? बोला इनहैंस्ड कंपनसेशन। इनहैंस्ड कंपनसेशन। बोला ठीक है। बोला ये जो इनहैंस कंपनसेशन मिल रहा है ये कैपिटल गेन होगा? बोला होगा। बोला इस इनहैंस कंपनसेशन का कैपिटल गेन का नेचर लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म, कैसे डिसाइड करेंगे? बोला कि अगर इनहैंस कंपनसेशन जिस एसेट के लिए मिल रहा है उस एसेट के बिकवाली पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ये इनहैंस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म गेन होगा। अगर ये इनहैंस कंपनसेशन जिस एसेट के संदर्भ में मिल रहा है उस एसेट के कंपलसरी एक्विजिशन पे शॉर्ट टर्म गेन हुआ है तो ये हमको 50 साल बाद भी मिलेगा तो शॉर्ट टर्म ही कहलाएगा। यानी इनहैंस्ड कंपनसेशन का नेचर लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म, ये इसके पहले जो कंपनसेशन मिला और वहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट किए उस पर निर्भर करेगा। मतलब समझो, हम आज एक लैंड खरीदे, लैंड छोड़ देते हैं, हम आज एक सोना का ज्वेलरी खरीदे, 2 दिन बाद सरकार हमसे कंपल्सरली एक्वायर कर लिया। 2 दिन है, शॉर्ट टर्म है, मेरा कंप्यूटेशन वगैरह हो गया, हम क्लेम पर केस ठोक दिए। 50 साल बाद बढ़ के पैसा हमको मिला, 50 साल बाद भी जो मिलेगा वो शॉर्ट टर्म ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल वाला जो सोना था वो कितना दिन के बाद मिला था? बोला वो तो भाई शॉर्ट टर्म ही के रूप में बिका था। अब चलते हैं, हम आज सोना खरीदे, 5 साल बाद गवर्नमेंट ने हमसे एक्वायर कर लिया, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि 5 साल है। हम उस पर केस कर दिए, 2 दिन बाद हमको इनहैंस्ड कंपनसेशन दे दिया, 2 ही दिन बाद। बोला तो 2 ही दिन बाद है, सरकार बहुत अच्छा हो गया है। बोला 2 दिन बाद मिला है तो क्या ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा? बोला ना, जिस एसेट के संदर्भ में ये मिल रहा है उसके कंपलसरी एक्विजिशन पर गेन शॉर्ट टर्म था कि लॉन्ग टर्म? बोला लॉन्ग टर्म, तो वो भी क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। देखो आराम से चलते हैं, यहाँ पर एसेट खरीदे, यहाँ पर एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, क्या ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है? हाँ है। कैपिटल गेन होगा? होगा। कब? जब हमको क्लेम मिलेगा। ठीक है, जितना क्लेम मिला उतना मिलने तक इंतजार करेंगे नहीं। 10 करोड़ तय हुआ था, सरकार 1 रुपया भी देगा, 10 करोड़ रुपये टैक्स वसूल लेंगे। बोला इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक? बोला उसी साल तक जैसा ऊपर में किए थे, डिस्ट्रक्शन वाले साल तक, कन्वर्जन वाले साल तक, कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक। बोला ठीक है, समझ गया। बोला इसमें कोई भी कैपिटल एसेट हो सकता है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। ठीक है, वो भी समझ गया। अब जरा हमको इनहैंस कंपनसेशन का फंडा समझा दीजिए। बोला चूंकि ये काम ज़बरदस्ती हो रहा होगा, कंपलसरी,
हम अगर इस क्लेम से संतुष्ट नहीं हैं तो हम केस कर सकते हैं ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमको बोले कि ठीक है भैया पैसा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो। जो अब हमको पैसा मिलेगा वो कंपनसेशन नहीं, इन्हेंस कंपनसेशन कहलाएगा। ठीक, ये इन्हेंस कंपनसेशन पे कैपिटल गेन जो है उसका नेचर क्या होगा? बोला ओरिजिनल वाला एसेट का कैपिटल गेन देखो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो इन्हेंस भी शॉर्ट टर्म, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो इन्हेंस भी लॉन्ग टर्म। इन्हेंस कंपनसेशन से जो कैपिटल गेन निकलता है उसमें सिर्फ हम क्या घटा सकते हैं? हम तो ओरिजिनल वाला में कॉस्ट ऑफ एक्शन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटा चुके होंगे, क्या घटा पाएंगे? तो सिर्फ इन्हेंस कंपनसेशन को पाने के लिए लगने वाला खर्च। आइए जरा नोट्स में पढ़ लिया जाए, कुछ है नहीं, पूरे टैक्स में कुछ है नहीं, नियम को पढ़ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, पूरे टैक्स में कुछ नहीं है। On transfer by way of compulsory acquisition of an asset under any law other than urban agriculture land, ये जो हम लोग नियम कानून पढ़ रहे हैं ये कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। चलिए, एज इन द केस ऑफ इंश्योरेंस अबव, गेन इज कैलकुलेटेड इन द ईयर व्हेन कंपनसेशन इज रिसीव्ड। क्या बोल रहा है ये? जिस प्रकार से इंश्योरेंस वाले केस में हम कंप्यूटेशन करते हैं उस साल जिस साल क्लेम मिलता है, उसी प्रकार से कंपलसरी एक्विजिशन वाले केस में भी हम इंतजार करते हैं उस साल का जिस साल हमको क्लेम मिलता है। वाह। एज इन द केस ऑफ इंश्योरेंस अबव, गेन इज कैलकुलेटेड इन द ईयर व्हेन कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड। इंडेक्सेशन टिल द ईयर ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्सेशन कहाँ तक करते हैं? जिस साल तक क्लेम मिलता है कि एक्विजिशन वाले साल तक? बोला कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक। आगे चलिए। कंपनसेशन कैन बी इनिशियल और इन्हांस्ड। हमको कंपनसेशन से संतुष्टि नहीं था, हम केस कर दिए, अब जो मिलेगा उसका क्या नाम होगा? इन्हांस्ड। इनिशियल इज कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मेरा एक एसेट था, गवर्नमेंट एक्वायर किया, 10 करोड़ बोला कि पैसा देंगे, हमने बहुत अच्छा भैया 10 करोड़ ले लिए, टैक्स कैलकुलेट कर दिया, उसको केस कर दिया गवर्नमेंट में कि मेरा वैल्यू जो है 10 करोड़ नहीं था 25 करोड़ था, आप 10 ही करोड़ दिए हैं, जो होता है जनरली। अब गवर्नमेंट कमेटी बैठाएगा, तय करेगा ना ठीक है इनका 15 करोड़ और बढ़ा दीजिए, तो 15 करोड़ इन्हेंस कराएगा, उसका टैक्सेबिलिटी अलग होगा। लेकिन उस 15 करोड़ का नेचर क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? बोला ओरिजिनल वाला हो जाएगा। देख लो, कंपनसेशन कैन बी इनिशियल और इन्हांस्ड। Initial is considered as full value of consideration. Enhanced compensation is fully taxable after deducting expense of realization of enhanced compensation. Underline कीजिए, enhanced compensation में से expense of realization को deduct करते हैं, ठीक है। The capital gain on enhanced compensation shall be short or long term depending upon the original gain. क्या बोले? enhanced वाला का गेन शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म, ये ओरिजिनल वाले के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से समझ में आएगा। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 14। राम एक्वायर्ड अ हाउस फॉर ₹1,20,000 इन 1997-98। लीजिए, इस लाइन से क्या पता चला विनोद? क्या पता चला? राम एक्वायर्ड अ हाउस फॉर ₹1,20,000 इन 1997-98। इसका खरीद 1401 के पहले है। तो राम जी के पास ऑप्शन रहेगा कि 1,20,000 या 1/4/2001 वाले का फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, वो राम जी के झोली में आके गिरेगा। चलिए अगला लाइन, अब देखो पहले ही से पढ़े हुए इसलिए ना। फॉर एन एसेट परचेज प्रायर टू 1/4/2001 द एसएससी हैज़ एन ऑप्शन टू चूज ईदर द कॉस्ट ऑफ परचेज और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ 1/4/2001। ये हम लोग पहले पढ़े हैं ना कि 1/4/2001 के पहले अगर आप कोई एसेट खरीदे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि कॉस्ट
और 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज बेनिफिशियल, चूज कर लीजिए। अभी क्वेश्चन में आगे क्या है नहीं पता, लेकिन इस लाइन से हम ये नियम निकाल लिए। चलो, ऑन हिज डेथ, चलिए 49(1), राम जी का डेथ हो गया, तोबा तोबा, अक्टूबर 2006 में, ठीक है। यानी ये एसेट राम जी से उनके बच्चा मोहन को कब मिला? 2006-07। एसेट कमिंग टू मोहन बाय परचेज और बाय 49 कब आ रहा है मोहन के पास ये एसेट? सर 1/4/2001 को या उसके बाद। बोले ठीक है, लेकिन राम के पास कब आया था? 1/4/2001 के पहले। तो मोहन के लिए खरीद दाम कितना? जितना राम के लिए, और राम के लिए खरीद दाम कितना? उसका खरीद दाम और FMV विच एवर इज हायर। चलिए, द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस एज ऑन 1/4/2001 वॉज 2 लाख। राम जी ने खरीदा था 1/20 में, 1/4/2001 को इसका वैल्यू है कितना? बोला कि 2 लाख। राम जी के लिए खरीद मूल्य कितना? 1/20 की 2 लाख, 2 लाख। तो मोहन के लिए खरीद मूल्य कितना? 1,20,000 की 2 लाख, 2 लाख। दिस हाउस वॉज एक्वायर्ड बाई द गवर्नमेंट ऑन 15/3/2013 और 12,60,000। गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया कितना? 15/3/2013। ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या है? 12-13। क्या कैपिटल गेन 12-13 में मिलेगा? ना, कैपिटल गेन होगा उस साल जिस साल पैसा मिलेगा। एंड अ कॉम्पनसेशन ऑफ 10,20,000 वॉज पेड टू हिम ऑन 25/3/2014। 12,60,000 में 10,20,000 मिला 25/3/2014 में। यानी कौन से साल में पैसा मिल गया इनको? 13-14 में। एंड द बैलेंस ₹2,40,000 ऑन 15/4/2014। Mohan filed a suit against the government challenging the quantum of compensation, and the court ordered for giving of additional compensation of ₹4 lakh. He incurred an expenditure of 10,000 in connection with the suit. The additional compensation is received on 14/3/2023. Compute the capital gain chargeable to tax. चलिए पहले इस क्वेश्चन का टाइमलाइन बनाया जाए, ठीक है। आइए कुछ काम किया जाए। राम जी ने इसको एक्वायर किया था 1997-98। कितना में? 1/20। 1/4/2001 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू था 2 लाख। कॉस्ट और FMV विच इज हायर, कौन चुनाएगा? FMV, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए, डेथ हुआ 2006 में, अक्टूबर 2006। अक्टूबर 2006 राम से मोहन को मिल गया प्रॉपर्टी, ठीक है। मोहन के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? जिस दिन से इसके पास आया कि राम का पीरियड भी जोड़ देंगे, राम का पीरियड भी जोड़ देंगे। मोहन के लिए खरीद दाम कितना? जितना राम के लिए खरीद दाम है, राम के लिए खरीद दाम कितना? 1/20 और 2 लाख, विच इज हायर, 2 लाख। अब चलिए क्या हो रहा है, पंद्रह 3/2013 कंपल्सरी एक्विजिशन बाई गवर्नमेंट, कितना रुपया में? 1260।
25/3/2014 को कितना मिला? 10-20। अभी इनहेंस वाला को गोली मारते हैं, अभी पहले इसको समझते हैं। राम ने एक एसेट खरीदा था 1997-98 को 1,20,000 को। 1/4/2001 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 2 लाख। राम से मोहन को यह प्रॉपर्टी मिला जब राम का देहांत हो गया। अब मोहन इज द राइटफुल ओनर। 15/3/2013 को इसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया बाय द गवर्नमेंट। कंपनसेशन फिक्स हुआ 12,60,000। एक भी पैसा नहीं मिला 15/3/2013 में। 15/3/2013 कौन से साल में है? 12-13 में। 25/3/2014 ये कौन से साल में मिलेगा? ये कौन सा साल हो जाएगा? 2013-14। ये कौन सा साल है? 2012-13। कॉम्पनसेशन जो फिक्स हुआ था 12,60,000, वो पैसा मिला हमको 13-14 में 10-20, और ये हो जाएगा 14-15, और 14-15 में रिमेनिंग 240। सबसे पहले यहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? होगा। किसको? राम को कि मोहन को? एसेट्स किससे कंपलसरी एक्वायर हो रहा है? मोहन को। तो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा मोहन के लिए। यहाँ पे बोला नहीं सर, जब पैसा मिलता है पूरा, बोला एक भी रुपया मिल जाए, कितना मिला? 10-20। तो हमारा कौन से प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट होगा? प्रीवियस ईयर 13-14, यानी असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 14-15। तो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होगा कौन से साल में? 13-14 में पैसा मिला, 2014-15 असेसमेंट ईयर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या नियम पढ़े हम लोग? परचेज किए, यहाँ अक्वायर हुआ, यहाँ पैसा मिला। जिस साल एक्वायर होता है उस साल पैसा उस साल कंप्यूट करते हैं। बोले नहीं, जिस साल क्लेम मिलता है पूरा कि एक भी रुपया, बोला एक भी रुपया। पैसा यहाँ मिला, यही ना कंप्यूट करेंगे, इसलिए यहाँ कंप्यूट किया। ठीक है, अब बात आता है कंप्यूट करेंगे तो एफवीसी क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? बोला जो कॉम्पनसेशन फिक्स हुआ है, मिल तो रहा है 10,20,000, बोला उससे क्या होता है? एक भी रुपया मिल जाएगा तो पूरे वैल्यू पे कंप्यूट कर देंगे। ठीक, लेस। क्या इसको पाने में कोई पैसा लगा है? नहीं, सिर्फ करना क्या है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोला इंडेक्सेशन करते कहाँ तक हैं? जिस साल पैसा मिलता है कि जिस साल तक एक्विजिशन होता है। बोला 3 केस अभी हम लोग देख रहे हैं। डिस्ट्रक्शन के केस में डिस्ट्रक्शन वाले साल तक, कन्वर्जन के केस में कन्वर्जन वाले साल तक, और कंपलसरी एक्विजिशन में कंपलसरी एक्विजिशन वाले साल तक। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहाँ तक करेंगे? यहाँ तक कि पैसा मिलने के साल तक? बोला यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा? मोहन के पास एसेट आया राम से, और राम के पास आया 1/4/2001 से पहले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? कॉस्ट और एफएमवी इनटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कब हो रहा है ट्रांसफर? बेच तो रहे नहीं है। बोला रहे कंपलसरी एक्विजिशन हो ना रहा है। कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर है कि नहीं है? है। कौन से साल में हो रहा है? 2012-13। और नीचे क्या लिखेंगे? CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय मोहन। कौन से साल में मोहन भाई के पास आया था? दो 2006-2007। देखो जरा आराम से चलो। राम ने यहाँ खरीदा, यहाँ पर इसका एफएमवी है 1/20 और 2 लाख। कॉस्ट ऑफ एफएमवी क्या आएगा अमाउंट? बोले यहाँ पे तो आएगा सर 2 लाख।
यहाँ तो आएगा सर 2 लाख। CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, ऊपर तो CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र ही लेते हैं। बोला हाँ, कौन से साल में ट्रांसफ़र हो रहा है? जिस साल राम से मोहन को मिल रहा है ना, जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, कौन से साल में हो रहा है? 12-13। तो CII 12-13 का जो होगा बता देंगे आपको क्या है 12-13 का। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में सॉल्व करके आने में आसानी रहेगा। 12-13 का CII है 200। बारह तेरह का CII 200। CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट ईयर होल्डिंग बाई मोहन 6-7 का 122। देखिए इस एक क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, राम से मोहन को मिला 49 के तहत, तो ये एसेट राम के पास से जब मोहन के पास गया तो 2 गुणों के साथ गया। मोहन के लिए खरीद दाम वो जो राम के लिए, और राम ने खुद कब कर दिया था 1/4/2001 से पहले, तो राम के लिए खरीद दाम कौन? कॉस्ट और FMV विच इज हायर। तो भाई मोहन के लिए भी कॉस्ट और FMV विच इज हायर, ये नियम इससे आया। दूसरा, मोहन का होल्डिंग पीरियड निकालते समय राम के भी पीरियड को जोड़ देंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। क्या ये कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर है? हाँ है। कैपिटल गेन होगा? होगा। कब होगा? जिस साल पैसा मिलेगा। जितना पैसा मिला है उतना, कि जितना तय हुआ था उतना? जितना तय हुआ था उतना, 12,60,000, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंडेक्सेशन करोगे? राम के पास जब फर्स्ट टाइम आया था कि मोहन के पास, बोला किसके लिए कंप्यूट कर रहे हो? नियम क्या है? CII ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट होल्डिंग बाय द कंसर्न्ड SSC। हु इज द SSC कंसर्न्ड? राम और मोहन? मोहन। विच ईयर मोहन रिसीव्ड दिस प्रॉपर्टी? अक्टूबर 2006, यानी 2006-07, 2006-07 का। क्लियर है? इस क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन करके नेक्स्ट क्लास में बना के लाइएगा। अब आगे देखिए क्या है, इससे आगे क्या है? इससे आगे ये है, मोहन जी ने केस कर दिया। मोहन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट मोहन जी ने केस फाइल कर दिया चैलेंजिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन एंड द कोर्ट ऑर्डर फॉर गिविंग एन एडिशनल कंपनसेशन ऑफ 4 एडिशनल कंपनसेशन 4 लाख तय फिक्स हुआ, 10,000 रुपया खर्च हुआ, तो 4 लाख माइनस 10,000 यानी 390। ये 390 लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? ये 390 लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? बताइए, लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? पहला गेन क्या था? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म था ना, तो अगला जो इनहैंस कंपनसेशन है वो भी लॉन्ग टर्म ही होगा, ठीक है। चलिए, तो लॉन्ग टर्म होगा। द एडिशनल कंपनसेशन इज रिसीव्ड इन 14/3/2023। कब मिल रहा है? 22-23 में। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24। तो 23-24 में इनहैंस कंपनसेशन 4 लाख मिला, 10 लाख उसका खर्च था, 10 लाख में से 4 लाख में से 10,000 घटा देंगे तो हमारा इनकम कितना हो जाएगा? 390। ध्यान दीजिए, यहाँ एसेट खरीदे, यहाँ पर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ पर क्लेम मिला। यहाँ एसेट खरीदे, यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ क्लेम मिला। कैपिटल गेन होगा? बोला होगा। किस साल? क्लेम वाले साल, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? FVC बराबर क्या? तो FMV एसेट का, और अगर कैश मिला है तो कैश। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ एसेट खरीदे, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ स्टॉक इन ट्रेड में बिका। कैपिटल गेन होगा? होगा। किस साल?
जिस साल स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, एफवीसी क्या होगा, तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ एसेट खरीदे, यहाँ एसेट कंपल्सरली एक्वायर्ड हुआ, यहाँ क्लेम मिला। कैपिटल गेन कब कंप्यूट होगा, क्लेम मिलने वाले साल। जितना क्लेम मिला है उसका 1 भी रुपया मिल गया, यहाँ पूरा पे टैक्स लगा देंगे। इंडेक्सेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, बोला यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर है। जो क्वेश्चंस हम लोग बनाए हैं यहाँ पर, उसको आप घर से सॉल्व करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा रिकैप करके आइए, आगे और हम लोग बढ़ेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।